Hello, my dear children, welcome back. Today we are going to do the last function of management, controlling. Oh no, I'm sorry. Not the last function of management, बच्चों. We are going to do the last chapter, controlling. Because controlling जो है ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि last function of management है, लेकिन कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है. वो क्यों, ये मैं भी आपको बताऊंगी. कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, उसका नेचर, कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो किस तरह का फंक्शन है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, everything we are going to cover up in this chapter. So let's connect to commerce and learn more about controlling. कंट्रोलिंग जो है बच्चों, उसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं. कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग का प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो शुरू करते हैं कंट्रोलिंग की डेफिनेशन से. कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that the activities in an organization are performed as per the plans. तो कंट्रोलिंग एक इंश्योरिंग फंक्शन है, मतलब मॉनिटरिंग फंक्शन है. एक ऐसा फंक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो प्लान्स के हिसाब से हो रही हैं. आई होप इट इज क्लियर. एक और डेफिनेशन देखिए, ensuring that an organization's resources are being used effectively and efficiently in the achievement of the goals. मतलब ये भी इंश्योर करता है कंट्रोलिंग के जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं, इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, और पर्पस क्या है, टू अचीव द गोल्स. तो ये 2 डेफिनेशंस जो है बच्चों, इसमें से हम कंट्रोलिंग के नेचर को समझ सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि चेक करता है जो भी सारे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म हुए हैं वो सही ढंग से परफॉर्म हुए हैं या नहीं, उसे चेक करने का काम किसका है, कंट्रोलिंग का. अब यहां पे मैंने बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा है नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चों ज्यादातर हमारे मुंह से यही निकलता है कि 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है. बट ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको ये लाइन अच्छी तरह से समझनी होगी. इट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल. तो कंट्रोलिंग जो है, जो मैनेजमेंट की जो साइकिल होती है, जो प्लानिंग से शुरू होती है और कंट्रोलिंग फंक्शन पे खत्म होती है, तो वो एक साइकिल को कंप्लीट करता है. और जैसे ही हमें कंट्रोलिंग के थ्रू ये पता लगता है कि सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट अचीव्ड या कुछ कमियां रह गई हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फिर से प्लानिंग शुरू हो जाती है और मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसीलिए ये माना जाएगा कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है बल्कि मैनेजमेंट की एक साइकिल को वो कंप्लीट करता है और दूसरी साइकिल उससे ही बिगिन हो जाती है, क्योंकि वो प्लानिंग को इंप्रूव करता है. इसीलिए बच्चों सारे फंक्शंस के साथ तो कंट्रोलिंग का रिश्ता है ही, लेकिन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड रिलेशनशिप between planning and controlling. This is a very important topic and you have to understand what's the relationship between planning and controlling. Planning and controlling को बिल्कुल inseparable twins की तरह माना जाता है, और जब हम इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको इसी से कंट्रोलिंग के और फीचर्स भी क्लियर होते रहेंगे. सबसे पहले देखिए, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग की डेफिनेशन तो हमने देख ही ली कि प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच डिसाइड्स इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, एंड कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच एंश्योर्स दैट प्लान्स आर अचीव्ड. तो अब यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग को हम प्रिस्क्रिप्टिव कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है, प्रिस्क्राइब्स करता है वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन और उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ सेक्शन को वो सेलेक्ट करके बताता है कि दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अचीव द गोल्स. इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव. कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. इवैल्यूएटिव क्यों है, क्योंकि इट चेक्स इफ द एक्शंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और नॉट. वो इवैल्यूएटिव हो गया क्योंकि वो ये इवैल्यूएट करता है कि जो हमने एक्शंस लिए हैं वो उसी हिसाब से लिए हैं या नहीं जो कि प्लान आउट किए गए थे.
तो ये एक रिलेशनशिप की लाइन है बच्चों के, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। देखो अगर अलग अलग देखा जाए तो प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, इट डिसाइड्स इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। लेकिन जब हम एडवांस प्लानिंग करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट को देखकर की जाती है, इसीलिए प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। फिर इसी तरह से कंट्रोलिंग के बारे में कहा जाता है कि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि कंट्रोलिंग ये देखता है कि पास्ट में जो तय किया था वो अचीव हुआ है या नहीं। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि कंट्रोलिंग में जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है तो उससे प्लानिंग को इंप्रूव किया जाता है, तो वो फिर से क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी हैं, तो ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। थर्ड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। आई टोल्ड यू दे आर कंसिडर्ड एज इनसेपरेबल ट्विन्स। तो कैसे इंटरलिंक्ड है वो देख लेते हैं। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव, क्योंकि प्लानिंग में ये डिसाइड होता है कि व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर, और वो अचीव हुआ या नहीं है वो किससे तय होता है, कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग इंप्रूव्स द फ्यूचर प्लानिंग, ये अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक मैनेजमेंट साइकिल जब कंप्लीट होती है कंट्रोलिंग के बाद तो प्लानिंग को इंप्रूव करने के लिए नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल क्लियर है इससे कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, मतलब हमने प्लान बना लिए और हमने उसको बनाकर छोड़ दिया, हमने फॉलो अप नहीं करा, तो हमने कंट्रोल नहीं करा, तो उससे प्लानिंग का कोई फायदा नहीं। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड एंड नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग को तो बेस ही किससे मिलता है, प्लानिंग से मिलता है। तो कंट्रोलिंग तो बिल्कुल ही ब्लाइंड है, कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट प्लानिंग। So we can see that how interrelated, just like the two sides of the same coin, planning and controlling are interrelated to each other. तो अगर हम देखें तो बहुत सारे फीचर्स हमारे सामने यहाँ से कंट्रोलिंग के आ जाते हैं। कंट्रोलिंग इज द मॉनिटरिंग फंक्शन। Controlling is a pervasive function because it is to be done by all the managers at all the levels of the organization. Everybody has to control. Controlling is not the last function of management. Very, very important feature. Controlling is interlinked and interrelated with planning. Controlling is evaluative in nature. Controlling is both forward looking and backward looking. Controlling is blind without planning. कंट्रोलिंग की जो इंपॉर्टेंस है बच्चों वो उसकी डेफिनेशन में ही हाईलाइट हो जाती है, उसका नेचर भी हमें डेफिनेशन से पता लग जाता है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ensuring order and discipline, ensuring coordination या facilitating coordination, and improving the employees motivation. Now how controlling is able to do these things, let's check. जैसे यहाँ लिखा है accuracy of standards, तो जब हमने definition देखी थी controlling की उसी में बताया था कि controlling means ensuring that activities in the organization are performed as per the plans. As per the plans means as per the standards. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्लानिंग में ही तय हो जाती है और कंट्रोलिंग की मदद से ये चेक किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स अचीव हुए या नहीं हुए। अगर वो अचीव नहीं हुए तो उनके रीजंस पता लगाए जाते हैं और उसके बाद कभी कभी उन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज या रिव्यू करा जाता है। तो स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी कि वेदर दे आर एक्यूरेटली डिटरमाइंड और नॉट, वो किससे पता लगता है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। उसके बाद मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहां हमने डेफिनेशन में देखा था कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी तो ऐसे दो वर्ड्स हैं जो पहले चैप्टर से शुरू होकर हर चैप्टर में उसका हम इस्तेमाल करते हैं कि काम को सही ढंग से करना और सही काम को करना। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग की मदद से जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज और स्पॉइलेज वो मिनिमाइज हो जाता है और जिससे उसका ऑटोमेटिक यूज कैसा हो जाता है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव।
उसके बाद accomplishing the organizational goals, ये भी हमने डेफिनेशन में ही लिखा है कि रिसोर्सेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना in the achievement of the goals. It is possible to use the organization's resources in the best possible manner towards the achievement of goals only with the help of controlling. अगर कंट्रोलिंग का डर ना हो तो वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी रिसोर्सेस की और वो कभी भी एफिशिएंटली यूज नहीं होंगे. कंट्रोलिंग की मदद से इट ब्रिंग्स टू द लाइट द डेविएशंस and indicates the corrective actions that are required. जब अभी हम प्रोसेस करेंगे कंट्रोलिंग का तो हम ये देखेंगे कि कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से डेविएशंस पता लगती हैं, कमियां पता लगती हैं और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं. तो इसका मतलब गोल्स अचीव करने में क्या क्या कमियां रह गई ये पता किससे चलता है? कंट्रोलिंग से, और फिर उन कमियों को दूर किया जाता है. एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग से जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है. जब कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं या जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो डिसिप्लिन में काम करता है. से फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन होते हैं तो उस टाइम में इन्विजिलेटर्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह की चीटिंग या डिसऑनेस्ट बिहेवियर एग्जामिनेशन हॉल में ना हो. कैमरास लगे होते हैं मॉनिटर करने के लिए. तो ये सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि कोई गलत काम ना करे. उसको ये डर हो कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हम देखे जाएंगे या हम पकड़े जाएंगे. तो कंट्रोलिंग की मदद से ही जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है हर एक एक्टिविटी पे बहुत ही क्लोज चेक रखा जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है. Then it facilitates coordination also. वो कैसे? Each employee in the department is governed by the predetermined and the coordinated standards. क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ये पता होता है कि उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्हें अचीव करने हैं और वो स्टैंडर्ड्स कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो डिपार्टमेंटल प्लान्स हैं वो ग्रुप प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं और जो ग्रुप प्लान्स हैं वो इंडिविजुअल प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं. तो जब कोऑर्डिनेटेड प्लान्स होते हैं तो जब कंट्रोलिंग की जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें ये चेक किया जाता है कि इन कोऑर्डिनेशन सारे प्लान्स अचीव हो रहे हैं या नहीं. तो उससे फैसिलिटेट होता है कोऑर्डिनेशन, दैट इज वेदर द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर और नॉट. फिर उसके बाद हाउ कैन इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. With the help of controlling, everybody well know in advance that what is expected of them. हर किसी को पता होता है कि हमें क्या करना है और हमें कोई देख रहा है. हमारे स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं. अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हम पेनलाइज हो सकते हैं. तो इन सारी चीजों के रहते हुए हर एक को अपना बिहेवियर पहले से ही पता है, हर एक को अपने टारगेट्स पहले से ही पता है और वो उसी को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. पीपल आर मोटिवेटेड to go in the right direction, when people are motivated to perform honestly, when people are motivated to do the right thing, then automatically it becomes a source of motivation. तो बच्चों कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसकी डेफिनेशन, उसका हमने फीचर्स सारे, उसका नेचर, वो प्लानिंग से कैसे कोरिलेटेड है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी हैव कवर्ड अप. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग? दैट इज द ओनली टॉपिक लेफ्ट. वी शैल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम. And with that, we are going to not only finish this last chapter controlling, we are going to finish off with the first book, all the 8 chapters, the 3 volumes. And I am sure कि आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी, पूरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक. नहीं देखी तो अभी भी देख लीजिए. अभी हो सकता है आपके टर्मिनल एग्जाम्स ओवर हो गए हो या चल रहे हो. उसके बाद आप एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सारी वीडियोस देखिए. प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल टॉपिक एंड चैप्टर्स भी अवेलेबल है. एंड आई एम गोइंग टू गारंटी यू दैट इफ यू आर गोइंग टू वॉच दीज वीडियोस,
you will have a complete understanding and clarity of each and every topic and each and every chapter. So let's meet next time when we are going to finish off with all the 8 chapters of the first book. Do like and subscribe my channel if you have not subscribed yet, and again I request you that share it with the maximum students so that everybody gets benefited.